प्रिय विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान रहेगा वायु फोटोग्राफ की व्याख्या के ऊपर। वायु फोटोग्राफ की व्याख्या करने के लिए हमें कुछ आधार लेने पड़ते हैं। उन आधारों की भी हम यहाँ चर्चा करेंगे, या ये कह लीजिए कुछ कुंजियों की सिलेक्शन करनी पड़ती है। कुछ कुंजियां, कुछ कीज होती हैं जिनको लेकर हम वायु फोटोग्राफों की व्याख्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें चर्चा रहेगी कि वायु फोटोग्राफों की व्याख्या क्या, अर्थ क्या है। वायु फोटोग्राफ की व्याख्या, जो शब्द आया है, इसकी हम परिभाषा देते हैं कि वायु फोटोग्राफ की व्याख्या से यहां अर्थ क्या है। वायु फोटोग्राफ की व्याख्या का अर्थ है कि वायु फोटोग्राफ को देखकर या वायु फोटो चित्रों को देखकर उसमें पाए जाने वाले विभिन्न धरातलीय विवरणों की पहचान करना, उनके बारे में जानकारी ले लेना कहलाता है वायु फोटोग्राफों की व्याख्या। यानी वायु फोटोग्राफों को देखेंगे हम, उनका अवलोकन करेंगे और अवलोकन करने के पश्चात उसमें पाए जाने वाले धरातलीय विवरण दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वो भौतिक प्राकृतिक विवरण भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक विवरण भी हो सकते हैं। उनकी पहचान करेंगे और उनकी पहचान करना यही कहलाता है वायु फोटोग्राफ की व्याख्या। वायु फोटोग्राफ की व्याख्या इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कार्य है। इतनी आसानी से समझ नहीं आते कि सीधा देखा और आइडेंटिफाई कर लिया यहां क्या है। क्यों है डिफिकल्ट कार्य? इसके दो कारण हैं। पहला कारण, जो वायु फोटोग्राफ होते हैं या वायु फोटो चित्र होते हैं, वो आपको दिखाई देंगे सफेद काले से कुछ इस प्रकार के रंग में दिखाई देंगे आपको। मोना मैडम ने प्रैक्टिकल करवाया, आपको दिखाए भी होंगे वायु फोटोग्राफ। तो उनमें रंगों का अभाव होता है, कहीं वो सफेद से दिखाई देते हैं, कहीं काले से दिखाई देते हैं। दूसरे, जो ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ होते हैं, ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफों में हमें देखी हुई चीजें या देखे हुए तत्व भी अपरिचित से लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारे पास बर्ड्स आई साइट हमारे पास नहीं होती, या ये कह लीजिए हमने पक्षी की तरह उन विवरणों के टॉप को, उन विवरणों का जो ऊपरी भाग है, या मान लीजिए हम बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग की छत को नहीं देखा हुआ होता। कॉलेज का मान लीजिए बिल्डिंग है, कॉलेज की बिल्डिंग आप साइड से देख के पहचान लेंगे, परंतु केवल आपको छत का फोटोग्राफ भेज दे तो आप नहीं पहचान पाओगे आसानी से कॉलेज की बिल्डिंग है। यानी जो ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ होते हैं उनमें हमारी जो, चाहे हमने उन तत्वों को, उन स्वरूपों को, उन विवरणों को देख भले ही रखा है, परंतु वो हमें अपरिचित से लगते हैं, क्योंकि हमने उन विवरणों को पंछी की तरह आकाश में उड़कर नहीं देखा होता। यानी कठिन कार्य क्यों बताए? दो कारण बताए। पहले, रंगों का अभाव होता है इनमें, फोटोग्राफ सफेद या काले काले दिखाई देंगे, कहीं ब्राउन कलर होगा, कहीं डार्क ब्राउन कलर होगा, कहीं लाइट ब्राउन होगा, कहीं बिल्कुल काला सा होगा। दूसरा, जो लंबवत फोटोग्राफ होते हैं या ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ होते हैं, उनमें विवरण अपरिचित से लगते हैं, क्योंकि हमें पंछी की तरह आकाश में उड़कर उनको नहीं देखा होता। अब चाहे ये डिफिकल्ट कार्य है, परंतु वायु फोटोग्राफों की व्याख्या करने के लिए कुछ तत्व हैं, कुछ आधार हैं, या कुछ कुंजियां हैं जिनको हम चाबी कहते हैं, कीज कहते हैं। अगर हमारे पास चाबियां होंगी तो ताला खुल जाएगा। ताला खुलने के बाद जो भी उसके अंदर जिसका भी ताला लगा हम देख पाएंगे। तो वो जो चाबियां हैं या तत्व हैं, आधार हैं, ये 9 आधार हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। इन आधारों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, इन 9 के 9 आधार को अगर हम मन में रखेंगे, जब हम वायु फोटोग्राफ की व्याख्या कर रहे होते हैं, हमें
काफी कुछ ज्यादातर चीजें, लगभग सभी चीजें समझ में आ जाएंगे, सभी विवरण समझ में आ जाएंगे। पहली जो इसकी कुंजी है, या पहला आधार कहिए या पहला तत्व कहिए, किसका तत्व? वायु फोटोग्राफों की व्याख्या का तत्व या आधार या कुंजी पहला है आकार, साइज, यानी साइज छोटा है या बड़ा है। कुछ विवरणों को उनके आकार से पहचाना जा सकता है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग सी बनी दिखाई दे रही है आपको, अगर बड़ी बिल्डिंग है तो संभावना है कि वहां कारखाना होगा, अगर छोटी बिल्डिंग है तो वहां निवास गृह होने की संभावना है। यानी आकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कारखाना है या निवास गृह है। आकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अधिक महत्व की सड़क है या कम महत्व की सड़क है। अधिक महत्व की सड़क आमतौर पर चौड़ी होती हैं, जिन्हें हम राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहते हैं, यानी उनकी चौड़ाई के आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग है या ग्रामीण सड़क है या जिला सड़क है। और भी एग्जाम्पल है यहाँ तीसरे, रेल मार्गों की पहचान कि वो नैरो गेज है या ब्रॉड गेज है। कुछ रेलवे मार्ग चौड़े होते हैं, कुछ मध्यम चौड़ाई के होते हैं, कुछ बिल्कुल कम चौड़ाई के होते हैं। यानी विभिन्न रेल मार्गों की पहचान उनकी चौड़ाई के आधार पर की जा सकती है। और रेल मार्ग कोई महत्वपूर्ण है या कम महत्वपूर्ण है, उसकी भी रेल मार्ग का जो चौड़ाई है उस आधार पर की जा सकती है। जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग होंगे वहां केवल एक लाइन नहीं होगी, कम से कम 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन होंगी, और जो कम महत्वपूर्ण रेल मार्ग होंगे वहां एक आध लाइन ही रेल की होगी। इसके अतिरिक्त कुछ विवरण है जिनके स्टैंडर्ड साइज होते हैं। अगर हमारे मन में है कि अमुक आकार, अमुक तत्व, अमुक जो विवरण है स्टैंडर्ड साइज का होता, तो स्टैंडर्ड साइज अगर हमारे मन में उस विवरण का है तो हम स्टैंडर्ड साइज के आधार पर भी उस विवरण को पहचान सकते हैं। दूसरा आधार है व्याख्या का, या दूसरी कुंजी है व्याख्या की आकृति। यानी किसका ताला खोल रहे हैं, वायु फोटोग्राफ के अंदर क्या है इसका ताला खोल रहे हैं कुंजियों के माध्यम से। दूसरी है आकृति, शेप। पहला क्या था, आकार, साइज। कई बार विद्यार्थी आकार में और आकृति में अंतर नहीं समझ पाते। आकार का अर्थ साइज से होता है, आकृति का अर्थ शेप से होता है। व्याख्याकर्ता को आकृति का ज्ञान होना चाहिए, विभिन्न आकृतियों का ज्ञान होना चाहिए, और व्याख्याकर्ता का आकृतियों का जो पहले का ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, वो भी सहायता करता है वायु फोटोग्राफों की व्याख्या करने में। उदाहरणतः जो प्राकृतिक विवरण होते हैं उनकी आकृति अनियमित होती है, और मानव निर्मित लक्षणों या विवरणों की जो आकृति है नियमित होती है। जैसे कि मानव निर्मित विवरण है, भवन है, आकृति नियमित होगी, इस प्रकार की हो सकती है। सड़क आकृति नियमित होगी, इसी प्रकार रेल मार्ग की, नहर की, खेत की, गांव की, वाटर टैंक की। यानी जो मनुष्य ने बनाए हैं उनकी आकृति आमतौर पर नियमित होगी, और जो प्रकृति ने बनाए हैं उनकी आकृति अनियमित होगी। देखिए नदी अनियमित आकृति है, मानव ने नहर को बनाया था, नियमित आकृति है। अब मान लीजिए कोई वायु फोटोग्राफ में ऐसा लग रहा है कि पानी का चित्र है, पानी बह रहा है इस क्षेत्र में, या पानी की लाइन से दिखाई देती है। अगर नियमित आकृति होगी तो वो नहर होगी, अनियमित होगी तो नदी होगी। इसी प्रकार झील अनियमित आकृति की है, अनियमित आकृति झील है। और यहां भी पानी है, किसमें, पौंड में। वाटर टैंक है, मनुष्य ने बनाया है, नियमित आकृति होगी। और जो प्रकृति ने पौंड बनाया है या प्रकृति ने जो झील बनाई है उसकी आकृति अनियमित होगी। इसी प्रकार नदी नालों की आकृति अनियमित होगी। पर्वत, पठार, मैदान, झीलें,
वन क्षेत्र, प्राकृतिक वन क्षेत्र, मानव निर्मित वन क्षेत्र नहीं, प्राकृतिक वन क्षेत्र, इन सब की आकृति अनियमित होगी। तो आकृति मन में रखनी चाहिए जब हम फोटोग्राफ की व्याख्या कर रहे होते हैं। आकृति अगर हम मन में रखेंगे तो कुछ तत्वों को उनकी आकृति के आधार पर हम पहचान पाएंगे। तीसरा है आभा, शेड, जिसको कहते हैं। फोटो चित्रों में अनेक शेड्स पाई जाती हैं। शेड्स बल्कि ज्यादा प्रचलन में शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। आभा थोड़ा सा समझने में तुम्हें मुश्किल होगी। फोटो चित्रों में अनेक आभाएं देखने को मिलती हैं, अनेक शेड देखने को मिलती हैं। कोई लाइट शेड होती है, कोई डार्क शेड होती है, कोई मीडियम लाइट होती है, कोई बहुत ज्यादा डार्क होती है शेड। वास्तव में फोटोग्राफ में जो शेड मिलेगी वो धरातल से परावर्तित ऊर्जा पर निर्भर करती है। और इस धरा पर विभिन्न प्रकार के विवरण पाए जाते हैं और हर विवरण अलग अलग मात्रा में ऊर्जा का परावर्तन करता है। जो अलग अलग मात्रा में ऊर्जा का परावर्तन करेंगे भिन्न भिन्न विवरण, तो वायु फोटो चित्रों में भी आभाओं में भिन्नता आ जाएगी। तो आभाओं में भिन्नता के आधार पर भी हम विवरणों की पहचान कर पाएंगे। उदाहरण है कुछ, यहां उदाहरण दिए गए हैं। अब दो जगह मान लीजिए, अच्छा इसमें ये बताएं, पहले उदाहरण बताने से पहले, यदि विवरण द्वारा अधिक मात्रा में प्रकाश का परावर्तन होगा। विवरण का अर्थ है जो धरती पर स्वरूप है, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नहर, नदी, नाले, कुएं, ये विवरण शब्द बार बार में आता है। विवरण का अर्थ है भूत भाग पर जो भौतिक अथवा सांस्कृतिक, प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक स्वरूप पाए जाते हैं, उनका यहाँ विवरण लिखा है। यदि विवरण द्वारा अधिक मात्रा में प्रकाश का परावर्तन होगा तो आभा हल्की होगी, शेड हल्की होगी फोटोग्राफ में। यदि विवरण द्वारा कम मात्रा में प्रकाश का परावर्तन होता है तो फोटोग्राफ में जो शेड होगी वो गहरी होगी। उदाहरण कुछ यहां दिए गए हैं। वायु फोटोग्राफ में दो जगह जल दिखाई देता है, एक जगह डार्क शेड है, एक जगह लाइट शेड है। अब जहां डार्क शेड होगी वहां स्वच्छ जल होगा। क्यों? स्वच्छ जल द्वारा कम मात्रा में ऊर्जा का या प्रकाश का परावर्तन होता है। जब कम मात्रा में प्रकाश का परावर्तन होगा तो फोटोग्राफ में, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, डार्क शेड होगी। दूसरी जगह गंधला जल है, गंधला जल अधिक मात्रा में प्रकाश परावर्तित करेगा, अधिक मात्रा में प्रकाश परावर्तित करेगा, तो फोटोग्राफ में उसकी जो शेड बनेगी वो लाइट बनेगी। तो इस प्रकार शेड के आधार पर, आभा के आधार पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से क्षेत्र में जल गंधला है और कौन से क्षेत्र में जल स्वच्छ है। दूसरा एग्जांपल, कोलतार की सड़क है और चिकनी सतह है, उसकी कंडीशन है चिकनी सतह। यदि चिकनी सतह होगी, चिकनी सतह पर प्रकाश का परावर्तन अधिक होगा, तो कोलतारी सड़क का जो आभा होगी फोटोग्राफ में वो कम काली होगी। दूसरी ओर मान लीजिए कोई रेल मार्ग है, ये रेल मार्ग है, बीच बीच में रेल मार्ग, ये एक पटरी ये है, दूसरी पटरी ये, बीच बीच में बजरी दिखाई गई है। तो क्या होता है, जब प्रकाश आता है तो बजरी, जो मोटी बजरी बीच बीच में पड़ी है, वो प्रकाश का अधिक परावर्तन नहीं होने देती। तो बजरी के कारण रेलवे मार्ग में कम परावर्तन होता है प्रकाश का। तो कम परावर्तन होने के कारण रेल मार्गों की जो आभा है अधिक गहरी होगी, या ये कह लीजिए अधिक काली होगी। और एग्जांपल, रेतीला क्षेत्र है, कोई मरुस्थल है, तो मरुस्थल में भी, रेत में भी कम प्रकाश का परावर्तन होगा। तो कम प्रकाश के परावर्तन के कारण जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी फोटोग्राफ में जो शेड होगी वो डार्क होगी।
और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तर जमीन है, तर समझते हो, तर जमीन जिसमें पानी दिया हुआ वो तर जमीन होती है। तर जमीन में प्रकाश कम परावर्तित होता है, तो कम परावर्तित होने के कारण तर जमीन की आभा गहरी होगी। शुष्क जमीन में प्रकाश का अधिक परावर्तन होता है, अधिक परावर्तन होने के कारण फोटोग्राफ में उसकी आभा कम गहरी होगी। इसी प्रकार खेतों का भी उदाहरण लिया जा सकता है। खेतों की आभा फोटोग्राफ में कैसी होगी, ये इस पर डिपेंड करता है फसल की लंबाई कम है या ज्यादा। यदि फसल लंबी होगी तो प्रकाश कम परावर्तित होगा, कम परावर्तित होने के कारण फोटोग्राफ में आभा का रंग गहरा होगा। यदि फसल कम लंबी होगी, कम लंबी फसल में अधिक परावर्तन होगा, अधिक परावर्तन होने के कारण फोटोग्राफ में कम लंबी फसल का रंग हल्का होगा, हल्की शेड होगी। इसी प्रकार गेहूं की जो पकी हुई फसल है वहां से परावर्तन अधिक होगा, अधिक परावर्तन होने के कारण उसका रंग हल्का होगा या उसकी जो शेड है कम गहरी होगी। ये ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं आभा के। जरूरी नहीं है कि आप सभी एग्जाम्पल यहाँ लिखें, जितने भी आपको ध्यान में रहते हैं, जितने भी आप ध्यान कर सकते हैं आराम से, उतने एग्जाम्पल आप इसमें एग्जाम में लिख सकते हैं। यानी इनमें से कुछ एग्जाम्पल छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरूप पैटर्न। पैटर्न क्या होता है पहले ये समझिए। किसी भी विवरण की धरातलीय व्यवस्था प्रतिरूप कहलाता है। यानी किस प्रकार कोई विवरण धरातल पर फैला है, किस प्रकार का उसका फैलाव है, वो कहलाता है प्रतिरूप। ये अंग्रेजी में भी कहे पैटर्न स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी धरातल में उसकी व्यवस्था कैसी है। अब यहां चित्र के माध्यम से, यहां डायग्राम के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया प्रतिरूप क्या होता है। ये देखिए, ये नदी है, ये छोटी नदी, ये छोटी छोटी नदियां इस बड़ी ये नदी में मिल रही हैं, छोटे छोटे नाले हैं। यानी इस प्रकार ये नदी नालों का प्रतिरूप ये है, डेंड्रिक पैटर्न है ये, है नहीं। यानी इस क्षेत्र में इस तत्व का व्यवस्था किस प्रकार से। अब देखो व्यवस्था कैसे इस तत्व की, ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर इधर लाइन गई, इधर लाइन गई नाले की, ये लाइन, ये लाइन गई, ये लाइन गई। यानी इस क्षेत्र में नदी नालों का फैलाव इस ढंग से है, तो ये हो गई कि नदी नालों की व्यवस्था कैसी है, नदी नाले किस प्रकार क्षेत्र में फैले हुए हैं, ये प्रतिरूप कहलाता है। यानी कोई भी तत्व किसी क्षेत्र में किस ढंग से व्यवस्थित है, किस ढंग से अरेंज्ड है, ये कहलाता है प्रतिरूप। दूसरा एग्जांपल और भी दिया जा सकता है। अब यहां वृक्ष कतारबद्ध हैं, कतारबद्ध है वृक्ष, तो ये बागान में वृक्षों का व्यवस्था है, इस ढंग से फैले हुए हैं। एक पेड़ ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। यानी कोई भी विवरण कह लीजिए, कोई भी तत्व है किस प्रकार से क्षेत्र में व्यवस्थित है, ये प्रतिरूप कहलाता है। प्रतिरूप भी वायु फोटोग्राफ में विवरणों को पहचानने में या वायु फोटोग्राफ की व्याख्या करने में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? अब जो प्रतिरूप के कारण इसका अगर फोटो लेंगे, इसकी शेड कुछ और आएगी, इसकी शेड कुछ और आएगी, और ये छोटी छोटी ब्रांचेस है नालों की, इसकी शेड कुछ और आएगी। इसी प्रकार मान लीजिए ये बागान है, इस बागान का फोटो लेंगे, इस पोर्शन की शेड, इस लाइन की शेड एक जैसी होगी, बीच में जो खाली क्षेत्र है उसकी शेड अलग होगी, फिर ये लाइन की शेड अलग होगी, बीच में खाली क्षेत्र की शेड अलग होगी, लाइन की शेड अलग होगी। यानी प्रतिरूप अगर अलग अलग होगा, प्रतिरूप के कारण शेड में अंतर आ जाएगा, और शेड न केवल शेड में अंतर आ जाएगा, बल्कि
शेड के गठन में भी अंतर आ जाएगा। शेड गठन क्या होता आगे बताएंगे। शेड ये इस क्षेत्र में शेड एक जैसी होगी, यहाँ की शेड एक जैसी होगी, यहाँ पेड़ खड़े, यहाँ की शेड एक जैसी होगी। यहां जो बीच में खाली जगह इसकी शेड अलग होगी इसकी तुलना में। ये बीच में जो खाली जगह है इसकी शेड इस लाइन की तुलना में और नीचे वाले लाइन की तुलना में अलग होगी। और न केवल शेड अलग होगी बल्कि इस शेड के गठन भी अलग होगा। यहां शेड अलग, यहां थोड़ी सी अलग, यहां अलग शेड होगी। गठन क्या है आगे समझाएंगे। यानी वायु फोटोग्राफ का जो प्रतिरूप है, प्रतिरूपों से भी, यानी तत्व का जो प्रतिरूप है, प्रतिरूपों से भी हमें तत्वों का विवरण समझने में सहायता मिलती है। यहाँ आगे एग्जाम्पल से क्लियर किया गया है, यह पहले बताया जा चुका है। तो यहाँ की आभा, इस पंक्ति की आभा अलग होगी। यहाँ ये सड़क है बीच में, इसकी आभा अलग होगी। ये सड़क है बीच में कतारबद्ध पंक्तियों के बीच में, इसकी आभा अलग होगी। और न केवल आभा अलग होगी, इस आभा के बीच भी छोटे छोटे अंतर मिलेंगे। यहां शेड कुछ अलग होगी जिसको हम गठन कहते हैं, यहां शेड कुछ अलग होगी, यहां पहले जैसी ही होगी जहां ऐसी थी। यानी उस शेड की पुनरावृत्ति होगी, उस गठन की पुनरावृत्ति होगी। ये गठन, ये गठन, ये गठन, यानी शेड और आभा आभा और गठन में अंतर से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर समान दूरी पर पेड़ हैं, बीच बीच में सड़कें हैं। यानी फोटोग्राफ में क्या दिखाई देगा, समान दूरी पर पेड़, बीच बीच में सड़कें। यानी समान दूरी पर पेड़, इनकी शेड अलग, यानी इनका प्रतिरूप अलग। ये पैटर्न बन गया, एक पैटर्न, ये पेड़ों की लाइन, सड़क, फिर पैटर्न, ये पेड़ों की लाइन, फिर खाली जगह, फिर पेड़ों की लाइन, फिर सड़क, फिर यानी इस प्रकार जो विभिन्न प्रतिरूप हैं, प्रतिरूप से हमें तत्व समझने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल है, जो नियोजित नगर हैं उनका जो प्रतिरूप है, पैटर्न है, वो सिस्टमेटिक होगा, सिस्टमेटिक रूप से बसे होंगे। जो सड़कें हैं एक दूसरे को 90 के कोण पर काटेंगी। घर भी इस प्रकार, एक घर यहाँ हो गए, घर यहाँ, एक घर यहाँ, हर जगह सेट नहीं की गई। गैर नियोजित नगरों में टेढ़े मेढ़े, उल्टे, छोटे बड़े मकान इस प्रकार होंगे। गैर नियोजित नगरों में, ये नियोजित नगर है का प्रतिरूप है, ये गैर नियोजित नगर का प्रतिरूप है। और कुछ ऐसे नगर हैं जिसमें पुराने बसे क्षेत्रों में तो गैर नियोजित प्रतिरूप देखने को मिलेगा, परंतु नए बसे क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रतिरूप देखने को मिलेगा। जैसे कि दिल्ली का पुराना एरिया ले लीजिए, नए जो सेक्टर हैं वो ले लीजिए। करनाल में जो पुराना सेक्टर्ड एरिया है, बसा क्षेत्र है, वो देखेंगे आप। और इसी प्रकार करनाल में जो सेक्टर है वो देखेंगे आप, दोनों का प्रतिरूप अलग है। पानीपत में जो पुराने क्षेत्र का प्रतिरूप अलग है, नए क्षेत्र का प्रतिरूप अलग है। इसी प्रकार जींद में पुराना बसे क्षेत्र का प्रतिरूप अलग है, नए बसे प्रतिरूप, नए बसे जो जींद का जहां सेक्टर है उसका प्रतिरूप अलग है। यानी प्रतिरूप से, प्रतिरूप क्या बता था, किसी भी विवरण का धरातल में किस प्रकार से व्यवस्था है, किस प्रकार से फैलाव है। यानी प्रतिरूपों से भी हम विभिन्न तत्वों को समझने में हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है गठन। गठन का पहले भी चर्चा है कि गठन क्या होता है। आभा की बनावट अथवा उसमें मिलने वाले लघु अंतरों का प्रतिरूप गठन कहलाता है। यानी शेड के अंदर भी अगर छोटे छोटे अंतर देखने को मिले, शेड के अंदर भी अंतर हो तो वो गठन कहलाता है। यानी बारीक अंतर जो आपको देखने को मिलेंगे शेड के अंदर, वो जो बारीक अंतर है, लघु अंतर है, वो गठन कहलाता है। और गठन से भी हम विवरण पहचान सकते हैं। यहाँ गठन क्या है ये समझाने के लिए कुछ फोटो यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, दिए गए हैं। अब यहाँ शेड किसकी है, पत्ते की शेड है। ये शेड हो गई पत्ते की, परंतु इस पत्ते में भी
ये देखिए एक जैसा नहीं है हर जगह, जगह जगह ये छोटे छोटे अंतर हैं, ये लघु अंतर है, ये लघु अंतर है, बीच बीच में हल्की हल्की पतली पतली धारियां हैं, यानी ये इन धारियों के बीच बीच पतली धारियां हैं। तो इस प्रकार ये जो पूरी की पूरी शेड के अंदर छोटे छोटे अंतर पाए जाते हैं वो गठन कहलाता है। और दूसरे फोटोग्राफ में समझाता हूं। अब देखिए ये दीवार का मानचित्र है, दीवार पर प्लास्टर है, शेड है, परंतु शेड में भी आप देखिए दानेदार, यहां दाने धसे हुए दीवार में दिखाई देते हैं, यहाँ व्हाइट व्हाइट दाने उभरे हुए दिखाई देते हैं। ये जो ये दाने दाने छोटे छोटे हैं ये लघु अंतर है, सूक्ष्म अंतर है। ये शेड के अंदर सूक्ष्म अंतर है, लघु अंतर है, उसको हम गठन कहते हैं। और तीसरे में ले लेते हैं। अब ये देखिए प्रतिरूप क्या है, यहां प्रतिरूप है कि बस्तियां हैं, यहां बसे हुए मकान हैं, ये पैटर्न ये है प्रतिरूप, या शेड, मकानों की शेड आ गई, मकानों का प्रतिरूप आ गया। परंतु इसमें भी आप देखें, ये देखिए छोटे छोटे अंतर हैं, ये मकान है, इस मकान में दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, ये खाली है, इस प्रकार यानी इस बसे हुए क्षेत्र में भी छोटे छोटे जो अंतर पाए जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ एक मकान बना हुआ दिखाई देता है, या यहाँ ये बसासत का क्षेत्र है, इस बसासत के क्षेत्र में 1 2 3 4 इन 4 मकान आपको दिखाई दिए। तो यानी ये जो लघु अंतर है, यानी पूरा का पूरा मोटी शेड क्या है, ये शेड किसकी हो गई, ये प्रतिरूप किसका हो गया, ये प्रतिरूप हो गया बसासत का, बसे हुए क्षेत्र का। परंतु इस प्रतिरूप में भी लघु अंतर है, इन लघु अंतरों को हम कहते हैं गठन। गठन से भी हमें वायु फोटोग्राफों की व्याख्या करने में हेल्प मिलती है। यहां भी गठन, इस फोटोग्राफ में भी देखिए कोई ना कोई बसा हुआ क्षेत्र है, ये सड़कें हैं, और इसके अंदर भी छोटे छोटे अंतर पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका गठन क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो गठन, ये समतल धरातल या चिकने धरातल का जो फोटोग्राफ पर गठन आएगा वो स्मूथ आएगा या फाइन आएगा। जंगल खड़ा है, उसकी जो फोटोग्राफ पर गठन आएगा वो मोटा आएगा या रफ आएगा। जुते हुए खेत पता चल जाएगा कि खेत है, परंतु खेत में, जुते हुए खेत में जगह जगह धारियां सी होंगी, यानी पता है कि खेत है और खेत के अंदर धारियां सी हैं, तो पता चलेगा कि जुता हुआ खेत है, तो धारियां होंगी जुते हुए खेत में। तो ये लघु अंतर हो गया खेत के अंदर, एक किले के अंदर जो अंतर हो गया वो धारी हो गया गठन। इसी प्रकार झाड़ियां हैं, पता है कि ये वनस्पति का क्षेत्र है, परंतु झाड़ियों का जो गठन आएगा फोटोग्राफ पर वो महीन आएगा, महीन चितकबरा आएगा। इसी प्रकार परछाई भी हेल्प करती है वायु फोटोग्राफों की व्याख्या करने में। परछाई 2 तरीके से सहायता करती है। पहले जो लंबवत फोटोग्राफ होते हैं या ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ होते हैं, ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफों में जाने पहचाने विवरण भी हम नहीं पहचान पाते। कारण बताया था बिल्कुल शुरू में ही, क्योंकि हमने आकाश में उड़कर उन विवरणों को नहीं देखा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो तिर्यक फोटो है, तिर्यक फोटो में परछाई आ जाती है विवरणों की, तो परछाई से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अमुक विवरण कौन सा होगा। परछाई से न केवल विवरण को पहचाना जा सकता है, बल्कि यह भी पता लगाया जा सकता है कि वो विवरण, वो तत्व धरातल से ऊंचा है अथवा नीचा है। अगर धरातल से ऊंचा होगा वो विवरण, मान लीजिए कोई खंबा है, धरातल से ऊंचा है, तो उसकी परछाई विवरण से बाहर होगी, उसकी परछाई उस आसपास के क्षेत्र से बाहर होगी।
और यदि वो विवरण नीचा है, मान लीजिए कोई छोटा सा खंबा खड़ा है और लोलैंड है, निम्न भूमि है, गड्ढा है, गड्ढे के अंदर खंबा खड़ा है, तो उसकी परछाई गड्ढे के भीतर भीतर होगी, बाहर नहीं आएगी। यानी विवरण परछाई से न केवल पहचाने जा सकते हैं, बल्कि ये भी पता लगाया जा सकता है कि धरातल उस विवरण से ऊंचा है अथवा नीचा है। अगर परछाई विवरण से बाहर दिखाई देगी तो धरातल, यदि परछाई विवरण धरातल से बाहर है तो विवरण ऊंचा हो। यदि परछाई धरातल, मान लीजिए धरातल समतल धरातल है, इसको इस ढंग से समझे, समतल धरातल है, समतल धरातल के ऊपर खंबा खड़ा है, तो खंबा खड़ा है तो ये इस खंबे की परछाई धरातल पर होगी, इधर दिखाई देगी, परंतु गड्ढे के अंदर कोई खंबा खड़ा है तो उसकी परछाई गड्ढे के अंदर होगी। और परछाई से जो विवरण है उनकी ऊंचाई का भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वो विवरण धरातल से कितना ऊंचा है। हाँ, परछाई पढ़ने से एक हानि जरूर है कि उसमें कई बार आवश्यक विवरण छिप जाते हैं, आवश्यक विवरण ओझल हो जाते हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। नेक्स्ट है अवस्थिति, लोकेशन। व्याख्याकर्ता को फोटोग्राफ की अक्षांशीय स्थिति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्यों ज्ञान होना बहुत जरूरी है? अक्षांशीय अवस्थिति के ज्ञान क्या काम आता है? अक्षांशीय अवस्थिति का हम संबंध फोटोग्राफ में पाए जाने वाले भौतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों से स्थापित कर सकते हैं। यानी जो फोटोग्राफ पर भौतिक तथा सांस्कृतिक तत्व पाए जाएंगे उनका संबंध हम जब अक्षांशीय स्थिति से करेंगे तो काफी चीजें हमें समझ में आने लगेंगी। उदाहरणतः कुछ वृक्षों की प्रजातियां कुछ विशेष अक्षांशों में मिलती हैं। हमें यह पता है कि इस अक्षांश का वायु फोटोग्राफ है और वहां पेड़ खड़े हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अमुक जाति के वृक्ष यहां हो सकते हैं। मान लीजिए एक जगह फसल खड़ी है, फसल खड़ी है 45 डिग्री 46 डिग्री अक्षांश के आसपास, और हम कंफ्यूजन में हैं कि ये चावल की फसल है या गेहूं की फसल है। अक्षांश कौन सा? 45, 46, 47, तो वहां चावल की संभावना नहीं है, तो गेहूं होगा। किससे पता चला? अक्षांशीय स्थिति से पता चला। इसी प्रकार कुछ विशेष अक्षांशों में कुछ विशेष प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। तो यदि फोटोग्राफ में घर हैं और हमें पता है उस अक्षांश में इस प्रकार के घर हैं, चाहे बारिश के कारण या तापमान के कारण, बर्फबारी के कारण लोगों ने बनाए हों, तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वहां घर किस प्रकार के, उनकी छतें किस प्रकार की। नेक्स्ट पॉइंट है गमन मार्ग, अप्रोच रोड या अप्रोच वे। गमन मार्ग के आधार पर भी कुछ तत्वों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उदाहरण यहां दिया गया है, ये जंगल है, भरा गहरा जंगल है, और जंगल में एक ये रास्ता आता हुआ दिखाई देता है। यहां अचानक रास्ता खत्म हो जाता है, अचानक रास्ता खत्म हो गया, तो रास्ते पर कोई ना कोई तो आया गया होगा, मनुष्य ने ही बनाया होगा रास्ता, तो मनुष्य ने इस रास्ते का उपयोग किया होगा। किस पर्पस से किया होगा? यानी यहां कोई ना कोई मनुष्य के लिए या तो कोई शोध केंद्र हो, या कोई घर हो, मकान हो, एकाकी बस्ती हो, और वो दिखाई क्यों नहीं देती? पेड़ों के झुरमुट के नीचे, पेड़ों के अवरोध के कारण वो दिखाई नहीं देती फोटोग्राफ में।
तो इससे अनुमान लगता है कि यहाँ एक गमन मार्ग है, तो गमन मार्ग होने के कारण यहाँ अवश्य ही पेड़ों के नीचे कोई ना कोई एकाकी निवास क्षेत्र होगा, कोई ना कोई एकाकी बिल्डिंग होगी, एकाकी भवन होगा, और इस एकाकी भवन के कारण ही मनुष्य ने इस रास्ते का निर्माण किया होगा। ये पढ़ सकते हैं आप इसको। अंतिम पॉइंट है रिलेशनशिप। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विवरणों में आपस में कुछ ना कुछ संबंध होता है, और उन संबंधों के आधार पर भी हम तत्वों की पहचान कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में सभी विद्यार्थी जानते हैं कि भौतिक तत्व भी होती है, सांस्कृतिक तत्व भी होते हैं, और उन तत्वों का आपस में संबंध होता है। हम उन संबंधों को सदा ध्यान रखें और ध्यान रखकर आइडेंटिफाई करें वहां क्या हो सकता है। एग्जाम्पल ए, फोटोग्राफ में कोई बहुत बड़ा जलाशय दिखाई देता है, उस जलाशय से अनेक नहरें निकलती दिखाई दे रही हैं। ये एक नहर निकल गई, फिर इसकी ब्रांच निकल गई, इधर निकल गई, इधर निकल गई, इधर निकल गई। तो इससे अनुमान लगता है कि यहाँ कोई ना कोई अवश्य विद्युत ग्रह होगा। विद्युत ग्रह, यहाँ विद्युत बनती होगी, फिर पानी नीचे आता होगा, नीचे नहरों के माध्यम से डिफरेंट खेतों में जाता होगा। तो तत्वों का संबंध किस किस का स्थापित किया? जलाशय का और नहरों का। अनुमान क्या निकाला? कि यहाँ विद्युत ग्रह है। इसी प्रकार बिल्डिंग है, चौड़ी सड़कें हैं, गैर आवासीय क्षेत्र आसपास है, बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, चौड़ी सड़कें हैं और आसपास गैर आवासीय क्षेत्र है। ये सारी चीजें, सारे तत्व ले लिए और आपस में संबंध स्थापित किया। क्या मन में आया? कोई ना कोई फैक्ट्री की या कारखाने की बिल्डिंग होगी। स्कूल नहीं होगा, क्यों? स्कूल होगा तो आवासीय क्षेत्र होगा आसपास, चौड़ी सड़कें वहीं होंगी। चौड़ी सड़कें और गैर आवासीय क्षेत्र का होना और कहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग का दिखाई देना, उससे अनुमान लगता है कोई ना कोई फैक्ट्री। यानी चौड़ी सड़कों का और गैर आवासीय क्षेत्र का संबंध से हमने निष्कर्ष निकाला वहां कोई फैक्ट्री है। इसी प्रकार कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, चारों ओर आवासीय क्षेत्र है, आकार इतना बड़ा नहीं है, फैक्ट्री से इसे छोटा है, तो वहां कम चौड़ी सड़कें हैं, तो उससे अनुमान लग जाता है कि वहां कोई ना कोई विद्यालय होगा, महाविद्यालय होगा, या कोई ना कोई बहुत बड़ा पब्लिक प्लेस होगा। और जब हम व्याख्या कर रहे होते हैं, ये जो 9 कुंजियां हैं, 9 तत्व हैं, 9 जो आधार हैं, इन आधारों को हर समय मन में रखते हैं। केवल ये नहीं है कि एक आधार मन में रख लिया, व्याख्या कर ली। यानी सभी को मन में रखकर अगर हम वायु फोटोग्राफ की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे तो हमें वायु फोटोग्राफ में क्या है ये काफी कुछ समझने में हमें मदद मिलेगी। तो ये था आपका वायु फोटोग्राफों की व्याख्या।